अभी कुछ दिन पहले मुंबई से मेरा एक दोस्त दिल्ली आया हुआ था और उसे चिकन खाने की बड़ी तलब हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि मुंबई में चिकन विकन नहीं मिलता क्या? तो उसने कहा कि मिलता है रे भाई, लेकिन कल मैं चिकन खाने के लिए एक मुर्गा खरीदने गया। मैंने एक बहुत मोटे ताजे मुर्गे को दबड़े से निकाला। तभी किसी ने मुझे कह दिया कि आजकल बर्ड फ्लू फैल रहा है। यह सुन के मैं डर गया। मैंने वापस उस मुर्गे को दबड़े में रखा और मुर्गे की दुकान से खाली हाथ वापस लौट आया। मुझे बर्ड फ्लू नहीं चाहिए, मुझे बीमार नहीं पड़ने का। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन चलो मन में एक सुकून भी मिला कि उस दिन उस बेचारे मुर्गे की जान बच गई। तभी मुझे याद आया कि सिंगापुर की आर्मी आज दुनिया की सबसे अच्छी आर्मीज में से एक मानी जाती है और उस आर्मी को बनाने का श्रेय जाता है सिंगापुर के उस समय के प्रधानमंत्री ली कुआन यू को। और ली कुआन यू ने जब सिंगापुर की आर्मी बनाई तो उन्होंने उसी स्ट्रैटेजी का पालन किया जो स्ट्रैटेजी हमें इस मुर्गे और बर्ड फ्लू की कहानी में मिलती है। आप पूछेंगे कैसे? तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे आज की कथा में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है कथा लोक में। बात 1965 की है। उस समय मलेशिया और सिंगापुर एक ही देश हुआ करते थे और तभी अचानक मलेशिया ने सिंगापुर से कहा कि भाई, आज से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग, तुम्हारा चूल्हा अलग जलेगा, हमारा चूल्हा अलग जलेगा। अब यह खबर सुनकर सिंगापुर बहुत परेशानी में पड़ गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू बड़े परेशानी में पड़ गए। जब मलेशिया अलग हो गया है तो मलेशिया की आर्मी तो सिंगापुर की रक्षा करेगी नहीं और ब्रिटिश सरकार ने भी कह दिया कि वो धीरे धीरे कुछ सालों के भीतर अपनी आर्मी सिंगापुर से हटा लेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि वो अपने पैसे अपने लोगों पर खर्च करना चाहती है, वो अपने पैसे सिंगापुर की आर्मी पर खर्च नहीं करना चाहती है। अब इसके बाद तो सिंगापुर के सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। सिंगापुर के पास आर्मी थी नहीं, आर्मी के बिना सुरक्षा होगी नहीं, तो सिंगापुर के सामने यह चैलेंज था कि वो अपनी आर्मी कैसे बनाए। क्योंकि दिक्कत यह भी थी कि उस समय मलेशिया में चाइनीज मूल के लोगों और मलय लोगों के बीच दंगे शुरू हो गए थे। चाइनीज मूल के लोगों को यह शिकायत थी कि उन पर मलय भाषा जबरदस्ती थोपी जा रही है और ली कुआन यू को डर था कि यह दंगे धीरे धीरे सिंगापुर भी पहुंच जाएंगे और चूंकि सिंगापुर में भी चाइनीज मूल के लोग 70% हैं और मलय लोग 20% हैं, तो इनके बीच दंगे शुरू हो सकते हैं। तो वो दंगे मलेशिया से सिंगापुर ना पहुंचे, इसे रोकने के लिए आर्मी की बहुत सख्त जरूरत थी। लेकिन ये आर्मी बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने आर्मी बनाने में सिंगापुर की मदद करने की कोई भी ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री से संपर्क किया। रक्षा मंत्री थाईलैंड गए और उन्होंने वहां के इजरायल के राजदूत से संपर्क किया। इजरायल ने इसके पहले भी कई बार सिंगापुर की मदद करने की पेशकश की थी। इसके पीछे कारण ये था कि इजरायल उस समय नया देश बना था और उसे दोस्तों की बहुत तलाश थी और इजरायल का मानना था कि इजरायल और सिंगापुर बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। लेकिन इजरायल की मदद लेने में खतरा था। खतरा यह था कि सिंगापुर में जो 20% मलय लोग थे वो मुस्लिम थे और इजरायल और फिलिस्तीन के संघर्ष के कारण दुनिया भर में बहुत सारे मुसलमान इजरायल को पसंद नहीं करते थे और ली कुआन यह नहीं चाहते थे कि सिंगापुर की जो मुस्लिम आबादी है उसको नाराज किया जाए। इसलिए इजरायल की मदद लेने से पहले ली कुआन यू ने 2 देशों से मदद मांगी। पहला देश था इंडिया। ली कुआन यू ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने शास्त्री जी को चिट्ठी लिखी, लेकिन शास्त्री जी ने मदद करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि मलेशिया उनके काफ़ी निकट था और वो मलेशिया से अपने संबंध नहीं खराब करना चाहते थे।
दूसरा देश था इजिप्ट। इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर ली कुआन यू के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन नासिर ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे कारण ये था कि नासिर एक मुस्लिम थे और वो सिंगापुर की मदद करके मलेशिया के मुस्लिम नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते थे, वो उनसे अपना भाईचारा निभाना चाहते थे। अब एक ही रास्ता बचा था, वो था इजराइल की मदद लेना। इजराइल और सिंगापुर में काफ़ी समानता थी। दोनों ही बहुत छोटे दोस्त थे, दोनों ही बहुत छोटे देश थे, दोनों नए नए पैदा हुए थे, दोनों के पास आबादी बहुत कम थी, दोनों में संसाधन बहुत कम थे, और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही ऐसे देशों से घिरे हुए थे जो उनको पसंद नहीं करते थे। इजराइल घिरा हुआ था अरब देशों से और सिंगापुर घिरा हुआ था इंडोनेशिया और मलेशिया से। ये दोनों ही देश सिंगापुर को पसंद नहीं करते थे। तो इजराइल ने मदद करना स्वीकार किया। इजराइल के 18 ऑफिसर्स की टीम सिंगापुर पहुंची, लेकिन ली कुआन यू उनकी आइडेंटिटी सिंगापुर में किसी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगेन वही रीज़न, वो नहीं चाहते थे कि सिंगापुर की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो नाराज हो जाए। तो उन्होंने इजराइल के लोगों की असलियत को छुपाया और लोगों को यह बताया गया कि ये टीम मेक्सिको से सिंगापुर की मदद करने आई है। आर्मी बनाने का काम शुरू हुआ और इस काम के शुरू होते ही एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या ये थी कि सिंगापुर में 70% लोग चाइनीज़ मूल के थे और उन्हें युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था। सिंगापुर में युद्ध का अनुभव सिर्फ 20% मलय लोगों को था। ब्रिटिश आर्मी को भी जब सैनिकों की ज़रूरत होती थी तो वो मलय लोगों को भर्ती किया करती थी, लेकिन समस्या ये थी कि अगर मलय लोगों के हाथ में पूरी सेना सौंप दी जाए तो इस बात की बहुत संभावना थी कि ये लोग सिंगापुर के साथ अपनी वफादारी नहीं निभाएंगे और चाइनीज़ मूल के लोगों के साथ भेदभाव करेंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए ली कुआन यू ने चाइनीज़ मूल के लोगों और भारतीय मूल के लोग लगभग 9% के आसपास थे, इन लोगों को सेना में हायर करना शुरू किया और इसके साथ दो समस्याएं खड़ी हो गई। पहली समस्या तो यह थी कि चाइनीज़ मूल के लोग सेना को पसंद नहीं करते थे और जैसा हमने कहा उन्हें सेना में होने का या युद्ध में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। और दूसरी समस्या थी कि सिंगापुर का साइज़ बड़ा छोटा था। अगर सेना के लिए जो आपको सैनिकों की ज़रूरत है वो सैनिक आप लाएंगे कहाँ से? तो पहली समस्या यह थी कि चाइनीज़ मूल के लोग सेना को पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे कारण ये था कि जब उनके पूर्वज चीन में रहा करते थे तो चीन के राजा महाराजा सेना का इस्तेमाल लोगों को तंग करने में, उनको लूटने पाटने में, उनका शोषण करने में किया करते थे। इस कारण से चीन के लोगों में सेना के प्रति काफ़ी नफरत थी और चीन में एक कहावत थी कि अच्छा लड़का कभी सैनिक नहीं बनता, ठीक उसी तरह जैसे अच्छा लोहा कभी कांटी नहीं बनता। तो पहली समस्या निपटने के लिए ली कुआन यू ने स्कूलों में एनसीसी बनवाए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो हमारे स्कूलों में भी होते हैं। तो जब एनसीसी में सिंगापुर के लोगों ने अपने बच्चों को देखा, अपनी बच्चियों को देखा, सेना की ड्रेस पहने हुए देखा, तो उन्हें यह लगने लगा कि सेना में उनके और बेटे और बेटियां हैं। इससे सेना के प्रति जो उनकी नफरत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब दूसरी चीज़ थी कि जिन लोगों ने कभी युद्ध नहीं लड़ा है उनको युद्ध लड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ खेती बाड़ी की थी, सिर्फ व्यापार किया था। इनमें सैनिक वाला जज्बा नहीं था, सैनिक वाली हिम्मत नहीं थी, सैनिक वाली मानसिकता नहीं थी। तो उनमें सैनिक वाली मानसिकता जगाने का काम दिया गया शिक्षा विभाग को। तो शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बड़े स्तर पर खेल कूद शुरू करवाए। उन्होंने एडवेंचरस स्पोर्ट्स की शुरुआत कराई ताकि उनमें सिंगापुर के लड़के लड़की भाग लें, उनकी शारीरिक क्षमता बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े और जिन हाथों ने आज तक सिर्फ कलम उठाई थी या फिर फावड़ा उठाया था वो हाथ अब बंदूक भी उठा सकें। अब बात आती है दूसरी समस्या की। सिंगापुर की पॉपुलेशन बहुत कम थी। अगर सिंगापुर की सेना बनाई जाएगी तो फिर इस छोटी पॉपुलेशन से सेना में भर्ती होने के लिए लोग कहां से लाएंगे? तो यहां पर इजराइल की जो ऑफिसर्स की टीम थी उन्होंने सिंगापुर को एक सजेशन दिया जिसका सिंगापुर ने पालन किया और इसी सजेशन में हमारे पहले सवाल का जवाब छुपा है। जो पहला सवाल हमने डिस्कस किया था बर्ड फ्लू और मुर्गे का।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने तय किया कि देश के हर एक नागरिक को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर एक नागरिक को इतना तैयार किया जाएगा कि युद्ध की शुरुआत होते ही या किसी भी हमले की नौबत आने पर वह तुरंत सीमा पर जाकर सिंगापुर की रक्षा कर सके। और यह एग्जाम्पल देते हुए और यह स्ट्रैटेजी लागू करते समय ली कुआन यू ने कहा कि हम इस पॉलिसी की तुलना करते हैं पॉइजनस श्रिम्प से। ली कुआन यू का कहना था कि श्रिम्प एक तरह का समुद्री प्राणी होता है जिसको हम हिंदी में झींगा कहते हैं और इसे पकाकर काफ़ी खाया जाता है, बड़ा ही डिलीशियस होता है। तो ली कुआन यू ने कहा कि अगर झींगा जहरीला है, अगर श्रिम्प पॉइजनस है, तो कोई भी इंसान उसे काटकर मारकर खाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस बात का डर बना रहेगा कि उस झींगा को खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे मेरा वो दोस्त बर्ड फ्लू के डर के कारण मुर्गे को काटकर खाने को तैयार नहीं था। तो अगर सिंगापुर के हर एक नागरिक को सैनिक की ट्रेनिंग दी जाए तो पहली बात तो यह कि सिंगापुर पर हमला करना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होगा, सिंगापुर को हराना बहुत मुश्किल होगा। और अगर उसने सिंगापुर को किसी तरह हरा भी दिया तो सिंगापुर को लंबे समय तक कब्जे में बनाए रखना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग शांति प्रिय होते हैं, अहिंसक होते हैं, थोड़े नाजुक होते हैं, उनको कब्जे में बनाए रखना बड़ा आसान होता है। पर जिस देश का हर एक नागरिक सैनिक बनने को तैयार हो, जिसको सैन्य कला आती हो, उसको लंबे समय तक कब्जे में रखना बड़ा मुश्किल होता है। जो दो भी देश सिंगापुर पर हमला करेगा वो बहुत भारी नुकसान उठाएगा और इस भारी नुकसान को उठाने के डर से वो कभी सिंगापुर पर हमला नहीं करेगा। तो इस तरह इन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया। और इजराइल में क्या ये नियम है, चूंकि इजराइल भी छोटा देश है और वो काफ़ी दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, तो इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। वहाँ हर एक लड़के को 3 साल के लिए और हर एक लड़की को 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ही लेनी होती है। उसी तर्ज पर सिंगापुर ने भी अपने लड़कों और लड़कियों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया। 16-17 साल की उम्र होते होते सिंगापुर में के नागरिक 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि सिंगापुर पर अगर कभी हमला होता है तो वो उस हमले का सामना कर सकें। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि वो 3 या 4 साल के भीतर अपनी सेना को सिंगापुर से हटाएगी। तो इन 3-4 साल के दौरान सिंगापुर को मलेशिया से किसी भी तरह के हमले का खतरा नहीं था, क्योंकि जब तक वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, तब तक मलेशिया सिंगापुर पर हमला करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। तो ये 3 साल का समय था कि आप सिंगापुर की आर्मी को तैयार करें। तो इजराइल से जिन ऑफिसर्स की टीम आई थी सिंगापुर में सेना को तैयार करने के लिए, उन ऑफिसर्स की टीम में सिर्फ 18 मेंबर्स थे। आपको 2.5 लाख लोगों की सेना तैयार करनी है और आपने भेजे हैं सिर्फ 18 मेंबर्स। लेकिन वो 18 मेंबर्स हजारों ऑफिसर्स से ज़्यादा एफिशिएंट थे, उन हजारों ऑफिसर्स से जो अमेरिका या ब्रिटेन किसी देश में भेजा करते थे। इसके पीछे कारण ये था कि ये जो इजराइल से 18 ऑफिसर्स आए थे, ये सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते थे, बल्कि ट्रेनिंग के पीछे का जो सिद्धांत है वो भी सिखाते थे। तो जैसे जैसे वो ट्रेनिंग देते थे वैसे वैसे सिंगापुर में वो नए नए ट्रेनर भी पैदा करते जाते थे। और ये ट्रेनर इजराइल के ऑफिसर्स की तरह ही बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे सकते थे और उनको सैनिक बनने के लिए तैयार कर सकते थे। तो पहले 12 बटालियंस बनाई गई सेना की, और जब ये बटालियंस बन गई तो उन्होंने आम नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और 3 साल बीतते बीतते सिंगापुर के पास एक मजबूत आत्मनिर्भर सेना तैयार हो गई। अब यहाँ एक बड़ा अच्छा एक संयोग है। संयोग ये है कि सिंगापुर का पुराना नाम था सिंहपुर, हमारे ही देश से आया है। सिंहपुर का मतलब होता है शेरों का शहर। तो जब ये मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई तो सिंगापुर का हर एक नागरिक इस काबिल हो गया कि वो शेर की तरह, सिंह की तरह युद्ध में उतर सके और दुश्मन का सामना कर सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिंगापुर का जो पुराना नाम था वो इस मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद बड़ा ही सुटेबल हो गया और बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया। तो अब तक तो सिंगापुर पॉइजनस श्रिम्प की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा था, लेकिन तब से अब तक सिंगापुर ने अपनी डिफेंस पॉलिसी को काफ़ी बदला है। पॉइजनस श्रिम्प के बाद
1984 में 1984 में सिंगापुर ने एक नई डिफेंस पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था पॉर्क्यूपाइन पॉलिसी। पॉर्क्यूपाइन एक जंतु होता है जिसे हिंदी में शाही कहते हैं। आपने शायद रियल लाइफ में देखा हो या टीवी पर देखा हो। एक छोटा सा जंतु होता है, इसके शरीर के चारों ओर कांटे होते हैं और जब भी इस पर हमला होने वाला होता है ये अपने कांटों वाले शरीर के अंदर छुप जाता है, तो कोई भी दुश्मन उस पर हमला करने की सोच नहीं पाता। अगर वो हमला करता भी है तो शाही के कांटों से वो जख्मी हो जाता है। तो 1984 के आसपास सिंगापुर ने एक बहुत ही एडवांस मिलिट्री डेवलप की जो चारों ओर से होने वाले हमले के प्रति काफ़ी सजग थी। अगर कहीं से भी हमला हो तो वो तुरंत तैयार हो सकती थी और वो जवाबी कार्रवाई भी कर सकती थी। इसके पहले जो पॉइजनस श्रिम्प की पॉलिसी थी उसका काम बस इतना था कि आप पर हमला ना हो, लेकिन पॉर्क्यूपाइन पॉलिसी का यह लक्ष्य था कि चारों ओर से होने वाले हमले से आप अपना बचाव भी कर सकें और जवाबी हमला भी कर सकें। फिर उसके तकरीबन 15-20 साल बाद सिंगापुर ने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसको कहते हैं डॉल्फिन पॉलिसी। डॉल्फिन थोड़ा छोटा होता है पर उसका शरीर बहुत लचीला होता है और अपने लचीले शरीर और फुर्ती के कारण ये बड़ी बड़ी शार्क्स पर हमला कर सकता है और शार्क्स के कमज़ोर हिस्सों पर अटैक कर सकता है। इसी पॉलिसी को सिंगापुर की आर्मी ने फॉलो किया। उन्होंने बहुत ही मॉडर्न नेवी तैयार की, बहुत अच्छे अच्छे फाइटर प्लेन्स खरीदे और उन्होंने बहुत ही मॉडर्न नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम का फ़ायदा ये था कि ये बहुत छोटा सिस्टम था पर ये बहुत ही अलर्ट था, बहुत ही लचीला था। अगर किसी देश का आक्रमण होता है तो सिंगापुर की सेना समर्थ थी कि वो अपने लड़ाकू विमान या नेवी भेज के अपने दुश्मन के कमज़ोर हिस्सों पर तेज़ी से हमला करके अपने दुश्मन को अपंग बना सके, ठीक वैसे ही जैसे डॉल्फिन शार्क को अपंग बना देती है। तो हमने देखा सिंगापुर की पॉलिसी कैसे जहरीले झींगे से शाही में आई और फिर शाही से फिर डॉल्फिन में आई, पॉइजनस श्रिम्प से पॉर्क्यूपाइन में आई और पॉर्क्यूपाइन से डॉल्फिन में आई। आज सिंगापुर का रक्षा बजट, साल का रक्षा बजट 20 अरब डॉलर है और मलेशिया का रक्षा बजट साल का 5 अरब डॉलर है। तो आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में कौन सा देश हमला करने में और अपना बचाव करने में ज़्यादा सक्षम है। अपने देश से तुलना करें तो हमारे देश का रक्षा बजट तकरीबन 94 अरब डॉलर है, 94 अरब डॉलर से, और सिंगापुर का जो साइज़ है वो हमारी राजधानी दिल्ली का सिर्फ आधा है। जो देश साइज़ के मामले में हमसे इतना छोटा है उसका रक्षा बजट हमारे देश की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। तो इससे पता चलता है कि सिंगापुर आज भी अपनी सुरक्षा के लिए कितना ज़्यादा अलर्ट है और अपनी सुरक्षा को कितनी ज़्यादा अहमियत देता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मजबूत होना काफ़ी नहीं है, संपन्न होना भी जरूरी है। यह काफ़ी नहीं है कि आपकी बंदूक में गोली हो, यह भी जरूरी है कि आपके डब्बे में रोटी हो और रोटी में घी भी लगी हो। तो सिंगापुर ने आज़ादी के बाद इस ज़रूरत को भी समझा और सिंगापुर ने यह फैसला किया कि अपनी आर्मी को मजबूत बनाने के साथ साथ वो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट भी बनेगा, वो रुपए पैसों के मामले में काफ़ी समृद्ध भी बनेगा। आज हालात ये है कि सिंगापुर को 20वीं सदी की सबसे कामयाब कहानी माना जाता है। सिंगापुर पर $1 का भी विदेशी कर्ज नहीं है। सिंगापुर में दुनिया भर की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं और सिंगापुर के 15.5% घर ऐसे हैं जिनकी संपत्ति $1 मिलियन यानी 9 करोड़ रुपयों के बराबर है। तो एक ऐसा देश जो 60 साल पहले जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसके पास खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं थी, जिसके पास खनिज संसाधन नहीं थे, जिसके पास इंडस्ट्री नहीं थी, जिसके पास अच्छे कॉलेज नहीं थे, जिसके पास ट्रेंड वर्कर्स नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, जिस देश में कोई भी देश या कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थी, वो देश इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद कैसे इतना पावरफुल बन गया, कैसे इतना समृद्ध बन गया, और इस समृद्धि की बुनियाद कैसे पड़ी, ली कुआन यू ने क्या क्या चेंजेस लाए जिनके कारण सिंगापुर आज इतना समृद्ध बन सका। इन सारी चीज़ों की कहानी को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ,
एक नई कथा के साथ कथा लोक में। तब तक के लिए गुड बाय।